7,000 रुपए के समथिंग का एक दिन का दूध बेच रहे हैं। 7,000 का दिन का दूध आपका जाता है तो लगभग 2,10,000 के आसपास का आपका महीने का दूध हो जाता है। मेरा जो शेड है ये 50 बाय 50 के एरिया में है टोटल। इसमें मेरे पास 15 गाय है। डेली का 200 लीटर का प्रोडक्शन है अभी की। जब से मैंने ये हैंडलॉक के यूज करा है मेरे को मतलब 100 में से 10% मास्टाइटिस के केस नजर आए होंगे। 10%। ये गलती नहीं की जो लोग करते हैं, जैसे मैंने एक साथ 10 गाय नहीं लेके आया हूँ। हमने मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक फार्म बनाया था। मतलब एचएफ गाय है तो दूध तो ज्यादा देती, लेकिन इनमें बीमारियां भी ज्यादा है। कभी डेयरी कर रहे हो तो डॉक्टर खुद को ही बनना पड़ेगा, नहीं तो आप ये मानो कि डॉक्टर को पैसे दे दे के बर्बाद हो जाए। नहीं, आपको गाय को 50% तो खिलाना ही पड़ेगा जब भी आपकी डेयरी रन होगी। खर्चा समथिंग ये मानो 3,3500 बैठ रहा है। मार्केट रेट अभी वर्तमान कंडीशन में 38 रुपए लीटर जा रहा है। तो महीने के 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट अर्न हो जाता। किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में एक ऐसे युवा डेयरी फार्मर के पास जो कि पिछले 3 सालों से अपने डेयरी फार्म को सक्सेसफुली चला रहे हैं। उनके डेयरी फार्म में मात्र 15 गाय हैं, लेकिन इससे वे प्रतिदिन 200 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं, जिससे बेचकर उनको महीने की 2 लाख की कमाई होती है और 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट भी होता है। तो हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो पिछले 3 सालों से अपने डेयरी फार्म को सक्सेसफुली चला रहे हैं और कैसे आप अपने डेयरी फार्म को सक्सेसफुली चला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्ते सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। मेरा नाम है प्रदीप पंवार जी। हाँ, और ये फरड़ गांव में स्थित है। गांव में विलेज में जी मेरा डेयरी फार्म मेरे को करते हुए समथिंग 2 साल हो चुके हैं जी। तो अब आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए कि जैसे आप डेयरी फार्मिंग में आए, इससे पहले आप क्या करते थे और उसकी शुरुआत कैसे की? जैसे कि मैं लॉकडाउन के पहले जॉब करता था। लॉकडाउन के बाद मैंने डेयरी स्टार्ट की है जी। तो पहले उस समय क्या है कि थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा देना पड़ रहा था जॉब को जी। तो इस कारण मैंने ये सोचा कि थोड़ा अपना घर का भी काम हो जाए जी। और अपनी ब्रीड भी डेवलप्ड हो जाए, इसीलिए मैंने डेयरी स्टार्ट करना सोचा। और लॉकडाउन के पहले तो मैं जॉब कर रहा था HDFC बैंक में जी। उसके बाद उसको छोड़ दिया। उसके बाद डेयरी सेक्टर में आ गए। पहले भी पिताजी रखते थे 1-2 गाय भैंस, तो उसका नॉलेज जैसे दूध के रेट का रहता है, दूध का रेट भी बढ़िया मिल रहा था। तो इसी कारण से ये सोचा कि हम डेयरी स्टार्ट करें। और बढ़िया इसमें क्या है कि सुबह 2 घंटे कर लो, शाम को कर लो, और दिन भर फ्री दूसरे काम भी अदर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और जॉब में वो काम होता नहीं है। सुबह जाएंगे 9 बजे तो शाम को 9 बजे आएंगे, दूसरा काम देख नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। इसमें ऐसा है सुबह कर लो, शाम को कर लो, जिसमें आपका काम हो जाता है और दूसरे काम भी हो जाते हैं जी। तो अब सबसे पहले आपके फार्म के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अभी आपके पास में कितनी गायें हैं और कौन सी नस्ल की गायें हैं? मेरे पास पूरी ऐसे तो HF गाय है ओनली जी। हाँ, HF पे ही काम करता हूँ मैं, क्योंकि HF गाय का ये देखा है मैंने कि ये लॉन्ग समय दूध देती है जी। और इनके दूध का ये भी है कि इसमें SNF भी अच्छा आता है। जिसके बाद हमारे इधर HF गाय का ब्रीडिंग का काम अभी स्टार्ट ही किया है हमने। और इसमें पहले हम पंजाब से भी गाय लाए थे, वही गाय से हम ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, बछिया भी तैयार कर रहे हैं। इसीलिए हमने इस ब्रीड का डेवलप किया है कि हमें आगे गाय भी नहीं खरीदना पड़े। और जिसके बाद जैसे हमारी बछिया भी तैयार हो रही है, खुद की होम ब्रीड भी तैयार कर रहे हैं। तो टोटल अभी कितनी गाय हैं आपके पास में और स्टार्टिंग कितने से की थी? सबसे पहले तो मैंने 2 गाय ली थी जी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को सीखा, क्योंकि मैं भी लॉकडाउन के पहले जो भी कर रहा था मेरे को भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। मैं भी यूट्यूब पर वीडियो देखता था कि ये ऐसे करना वैसे, पर मैंने ये गलती नहीं की जो लोग करते हैं। जैसे मैंने एक साथ 10 गाय नहीं लेके आया हूँ। मैंने सबसे पहले लोकल से 2 गाय खरीदी है, उनको 6 महीने रखा है, उससे हर चीज़ को रीड किया है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे फिर उसके बाद मैं पंजाब गया, 2 गाय पिकअप से लेके आया हूँ। अच्छा। मतलब स्टेज बाई स्टेज काम किया। मतलब एक साथ वो गलती नहीं करी है कि जो मेरे को लॉस उठाना पड़ा। मतलब पहले हर चीज़ को सीखा, उसके बाद ही उसको आगे धीरे धीरे रन किया है। और ये फार्म भी अभी डेवलप किया है। इसके पहले मेरे पास छोटा फार्म था 10 गायों का, लेकिन जब नॉलेज हो गया उसके बाद मैंने फार्म बनाना सही समझा कि अब बनाया जाए फार्म की, जिससे अपनी होम ब्रीडिंग तैयार हो जाए। तो सर अब एक चीज़ जैसे आती है, आपने बताया कि आपने ये गलती नहीं की कि 10 गाय एक साथ में लाए। सबसे मेन चीज़ होती है कि गाय का सिलेक्शन करना। जैसे कोई फार्मर पहली बार फार्म पे अपना स्टार्ट कर रहा है, पहली बार कोई गाय लेके आ रहा है, तो वो गाय का सिलेक्शन कैसे करे, आपने कैसे सिलेक्शन किया, वो थोड़ा सा आपने देखो। गाय का ऐसा है, वो तो आपको गाय की पहचान करना याद होना चाहिए और आपको थोड़ा सा ब्रीड का नॉलेज होना चाहिए। मतलब गाय
गाय ब्रीड की रहेगी, एक तो आर्डर से भी रहता है, एक चमड़ी से भी रहता है कि गाय के अंदर मोटा चमड़ा तो नहीं है, नहीं तो वो गाय भी दूध नहीं देती। मतलब चमड़ी गाय की स्लिम होना चाहिए और ब्रीडिंग का ये हाइट लंबी होना चाहिए, चौड़ाई, और जिसके बाद गाय में ब्रीड होना चाहिए। जहाँ से आप ले रहे हो, जैसे आप कहीं से भी गाय ले रहे हो तो उसका थोड़ा सा ब्रीडिंग, मतलब आपको गाय देखने से पता चल जाएगा, कभी आप में नॉलेज हो तो, कि गाय ब्रीड की है या नहीं है, आर्डर से पता चल जाएगा। पहले की गाय के क्या है, आर्डर बहुत लंबे होते थे। अभी जो गाय आएगी आपको हर गाय कॉम्पैक्ट आर्डर में दिखेगी, तो वो क्या है, दूध तो ज्यादा देगी, लेकिन आपको आर्डर नहीं दिखेंगे गाय के, तो ये चीज है। ठीक है। अब एक चीज जैसे आप एक और बताइए गाय के बारे में ही, आपने बताया जब स्टार्टिंग की तो 2 गाय आपने अपने लोकल से ली, हाँ, और उसके बाद में आप पंजाब से 2 गाय लेके आए, हाँ, ठीक है। तो मेन चीज यही आती है कि फार्मर गाय कहाँ से ले, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कि जहाँ उनको लॉस नहीं उठाना पड़े और सक्सेसफुली अपना फार्म रन कर सके, वो तो देखो ऐसा है कि आपके एरिया में आप अच्छी गाय ढूंढ सकते हो, ऐसा कोई सा एरिया नहीं है जहाँ गाय नहीं मिलती है। तो सबसे पहले आपको कभी सीखना हो तो आप आपके लोकल एरिया से गाय उठाइए, उन पे आप वर्किंग करिए, हर चीज। गाय बीमार हो रही तो आपको देखने से पता चल जाना चाहिए कि गाय आपकी बीमार है, नहीं तो पता चले आप 2 दिन हो गए गाय बीमार है, तो इनमें ऑन द स्पॉट खत्म होने में भी कोई टाइम नहीं लगता। जैसे गाय बीमार है आपकी, आज आपको पता नहीं चला तो कल तक तो आपकी गाय का काम लग जाएगा। मतलब एचएफ गाय है तो दूध तो ज़्यादा देती, लेकिन इनमें बीमारियां भी ज़्यादा है, तो आपको इस हिसाब से देखना है उसको। और जिसके बाद आप लोकल से पहले गाय खरीदे, उसके बाद पूरा सीख ले, उसके बाद आप नेक्स्ट कदम उठाएं, उसके बाद आप 5 भी गाय लोगे तो आप आराम से कर सकते हो ऐसा। ओके, तो ये तो बात होगी गायों के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपके फार्म जो शेड है, शेड के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने शेड किस तरीके का बना रखा है, कितने एरिया में है, उसके बारे में आप बताइए। जैसे मेरा जो शेड है ये 50 बाय 50 के एरिया में है टोटल। इसमें जो बीच का ये वाला गैप है ये 11 फीट का है, जिसमें 2.5 फीट की ये खुरली है, जिसमें हमने टाइल्स भी लगाए हैं, जिससे कि गाय के जो भूसा और हरा डालते हैं और दाना डालते हैं। तो ये क्या है कि पहले हमारी जो पुरानी खुरली थी उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उसमें फंगस आ रहा था, तो इसमें टाइल्स में ऐसा है कि फंगस का दिक्कत नहीं आता और गाय पूरा उठा के खा लेती। और इसका भी ये है, जैसे हमने इसको कर्व में दिया हुआ तो इसमें भी जैसे गाय इधर मुंह करती है तो इधर आता है, तो वो उधर चला जाता है, इस कारण से कि गाय को उठाने में भी दिक्कत नहीं आए। और जिसके बाद जैसे ये एरिया है जो जिधर गाय खड़ी हुई है, ये 7 फीट का, इसके पीछे 1 फीट की नाली है। अच्छा, हाँ, और इसके पीछे जो कच्चा एरिया वो 15 फीट का है और इसमें वाटर टैप भी लगवाया हमने, मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक फार्म बनाया था जी। हाँ, और वो चल भी रहा है। अभी हमने गाय बांध के रखी है, अभी क्या है थोड़ा सा धूप कम निकल रही है तो इस कारण से जो कच्चा एरिया उसमें गीला ज्यादा हो रहा, तो हुप्स, गाय के हुप्स में दिक्कत का प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। और गाय थोड़ा सा क्या है अभी हीटिंग कर रही है तो गाय जंप मार रही है, इस कारण से गायों को बांध के भी रखा गया है जी। तो अब जैसे खुरली के बारे में मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि इसकी चौड़ाई आपने कितनी रखी है, कैसे बना, इसकी हाइट वगैरह है वो थोड़ा सा आप बताइए। जैसे इसकी हाइट जमीन से 16 इंची है इसकी, इधर वाले की, और इसकी 14 है, इसकी 14 इंची है और इधर की साइड से 19 इंच है। और इसके बीच में जो गैप है वो 2.5 फीट का गैप है। इसमें गाय मतलब आराम से मुंह निकाल के सफिशिएंट खा सकती है गाय। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद आपने जो फ्रेम लगा रखी है, हाँ, इसके बारे में भी आप थोड़ा मेरे को डिटेल से समझाइए। इसमें ऐसा है, देखो ये पद्धति में पंजाब में देख के आया था मैं। अभी तक पंजाब से 70-80 गाय, पहले मैं सेलिंग का काम करता था, लेकिन अब मैं ब्रीडिंग पे काम करने लग गया हूँ, तो वहाँ देखता था, मैं जाता था जब कि ये सिस्टम क्या है, तो इसी कारण से मैंने सोचा मैंने कि उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। जब अपन वहाँ की गाय ला रहे हैं तो वहीं की पद्धति अपनाए। ये इसको हैंडलॉक बोलते हैं। अब इसमें ये रहता है कि जैसे ये आपकी गाय है, इस एक गाय को खाने के लिए 2.5 फीट जगह चाहिए। एक गाय मतलब आराम से खड़ी होके 2.5 फीट जगह में खा लेती। अब ये हैंडलॉक यहाँ से यहाँ तक एक गाय का है, ठीक है। अब इसमें जैसे गाय बाहर है, अब जैसे जब फीडिंग का टाइम होगा ना, जब ये हैंडलॉक ऐसे खुलता है, अब इसमें गाय अपने आप मुंह चलाती है जी। तो उसके बाद जब फीडिंग मतलब ये यहाँ पे गर्दन मारेगी तो ये अपने आप लगेगा। अब जब तक अपन इसको नहीं खोलेंगे जी, जब तक गाय इसमें लोक रहेगी, बैठ नहीं पाएगी। अब इसके फायदे ये रहते हैं, जैसे ये गाय मेरी दे रही 20 लीटर दूध जी, और साइड वाली दे रही 15 लीटर दूध जी। अब इसमें कभी ये नहीं होता
तो इसको मेरे को देना 12 किलो फीड, इसको देना 4 किलो फीड। अब ये 2.5 फीट जगह में ये गाय इसी का खा सकती, उस गाय का नहीं खाएगी। कभी ये नहीं होता तो उसका पहले खाती, इसका बाद में खाती। तो ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। जिसके बाद एक इसमें ये भी हैंडलॉक में जैसे आपकी गाय का दूध लगा, उसके बाद आपकी गाय को 2 घंटे खड़ा रहना अनिवार्य है, क्योंकि मिल्किंग मशीन से दूध लगता है तो गाय के टीथ खुले हुए रहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए ये चीज़ चुना हमने कि हैंडलॉक लगाए जाएं, जिससे अपन अपनी गाय को जब चाहे जब खड़ा कर सकते हैं। इसमें इंजेक्शन में भी एक ही बंदा गाय को लॉक करके इंजेक्शन भी लगा देता, मतलब हर चीज़ में बेनिफिट है इसके हैंडलॉक के। लेकिन टाइम टू टाइम खोलना पड़ता है, ऐसा कि आपकी गाय दिन भर लॉक है तो उसमें भी गाय की डेथ होने के चांस होती, कभी गाय बैठ जाए इसमें तो भी लॉस हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम खोले कभी आप यूज़ कर। ओके। तो अभी जैसे आपने ये जो गैप दे रखा है, ऊपर से इसका गैप कितना है और नीचे से इसका गैप कितना है और इसकी हाइट कितनी है? इसकी जैसे ये जो है ये 5 फीट का है जी। जिसके बाद ये वाला गाला है जी, ये समथिंग 23-24 है यहाँ, और जिसमें गाय लोग होती है जी, ये 19 इंची का 9 इंची का गाला है। ओके। हाँ, ये 9 इंच का है। इसमें गाय की गर्दन आराम से 9 इंच में लॉक हो जाती है। जिसके बाद इसका ये यहाँ जाता है। ओके। हाँ, इसका तो ड्राइंग देखना पड़ेगा आपको, ड्राइंग वो तो हम समझा देंगे वीडियो के ऊपर कि किस तरीके से ये बना हुआ, इसकी सिस्टम क्या है। ये तो बात हुई अब इसके बारे में। फिर थोड़ा सा शेड की जो हाइट है वो भी आप मेरे को थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने जो शेड बना रखा है वो दोनों साइड पे आपने स्लोप देके बना रखा है, तो बीच से इसकी कितनी हाइट है और साइड से इसकी हाइट कितनी? इसमें देखो, जैसे ये वेंटिलेटर इसलिए बनाया गया है कि जैसे गर्मी में तो इसमें ठंड टाइप लगता है जी, और अभी ठंड में गर्मी टाइप लगता है क्योंकि हवा पासिंग हो जाती है। अब जो बीच में ये वाला जो पोल है जी, ये 19 इंची पे यहाँ पे है, और जो डाउन गया है वो 16-17 फीट पे है। अच्छा। तो इसका क्या है कि इसका वेंटिलेटर बना रहा है और इसमें स्लोप भी है। इसके बाद जो बीच वाली ये चद्दर है छोटी वाली, इसका 24 फीट लंबाई है इसकी, और इससे की हवा पास हो जाए गाय की। हाँ, तो 19 फीट की तो ये हाइट हो गई। हाँ, और 17 फीट की 2 फीट का आपने डाल दे रखा है। हाँ, 2 फीट का कि पानी आराम से निकल जाए। और ऊपर जो है वो 24 फीट का आपने वेंटिलेशन दिया है, ठीक है, कि एयर पास हो जाए। तो जैसे एयर पास के लिए आपने बताया, तो वो थोड़ा सा आप मेरे को और डिटेल से समझाइए कि क्यों ये वेंटिलेशन का ज़रूरी है और इसको ही क्यों मतलब बनाना चाहिए। इसमें ऐसा है, देखो जैसे इनका जो गोबर रहता है और मूत्र रहता है, इससे क्या है कि हीलियम और लिथियम गैस निकलती है, तो उससे क्या रहता है कि वो गर्मी बहुत तेज करते, तो उसको मतलब हवा के द्वारा निकलना चाहिए। जैसे अभी अपन सेट को पूरा पैक कर दे तो इसमें ठंड में ठंड भी लगती और गर्मी में गर्मी भी लगती, हवा पास होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने उधर भी लगाया तो उधर भी उसमें भी हवा पासिंग के लिए लगाया, क्योंकि चारों साइड से सेट खुला होना जरूरी है, क्योंकि एचएफ गाय को गर्मी में बहुत दिक्कत आती, बारिश भी चलेगा ठंड भी चलेगा, लेकिन आप गर्मी से नहीं बचा सकते इनको, क्योंकि इनमें थोड़ा हाँफने की दिक्कत आती है। तो उस हिसाब से ही हमने एचएफ का सिलेक्शन किया, इसी हिसाब से एचएफ का सेट का सिलेक्शन किया कि कैसा होना चाहिए, उस विषय पे बात की है जी। तो अब जैसे आपने वेंटिलेशन के बारे में, जैसे साइडों के बारे में भी आपने बताया, तो साइडें आपने कैसे खोल के रखी है या फिर उनको बंद करने का क्या सिस्टम होता है, वो भी थोड़ा सा समझिए। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो हम क्या करते हैं, जैसे पूरे पर्दे लगा रखे हैं हमने जी, तो शाम के टाइम जब मिल्किंग हो जाती है जी, उसके बाद हम पूरे पर्दे नीचे डाउन कर देते हैं, तो पूरा एरिया सेट पैक हो जाता है हमारा, और सुबह से खोल देते हैं उसको। तो अब जैसे आपने जो सेक्शन बना रखे गायों के, जैसे एक सेक्शन इस साइड पे है, एक इधर है, और जो छोटे बच्चे हैं उनका अलग सेक्शन बना रखा है, तो उनके बारे में भी बताइए कि अलग सेक्शन क्यों जरूरी है। या जैसे इसमें ऐसा रहता है, जैसे जो काविंग वाली गाय है वो इस साइड रहती है, जैसे ड्राई गाय जिनको दूध छोड़ना वो एक साइड रहती है, मतलब सेक्शन वाइज में ऐसा रहता है कि अपने को पता रहता है कि इस गाय का दूध छोड़ना, इसको इतना टाइम हो गया कि ये 5-6 महीने की प्रेग्नेंट है, इसको फीडिंग कम करना, इसको ज्यादा करना, इस हिसाब से सेक्शन बनाए हुए हैं। वो बछिया का डिपार्टमेंट अलग ही है, इनको यही दूध पिलाते, कोई इनकी मावा के पास नहीं ले जाते। ओके। हाँ, तो यहीं पे उनको जो मिल्किंग होती है वो अलग ही मिल्किंग होती है, उनको गाय के पास जाने की जरूरत। हाँ, मतलब दूध उनकी माँ का ही पिलाएंगे, लेकिन बोतल से पिलाएंगे, मतलब माँ के पास नहीं लाते। ठीक है। हाँ, तो अब जैसे उसके बाद में आप मेरे को थोड़ा सा ये बताइएगा, आपका जो डेली का जो शेड्यूल होता है, डेली का शेड्यूल क्या होता है, वो सुबह से लेकर शाम तक का, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ। जैसे सुबह के समय में ऐसा रहता है कि जैसे हम 6:30 बजे का टाइमिंग है हमारा डेयरी में आने का, सुबह 6:30 बजे आएंगे,
जैसे गोबर ओबर खींचना ये हो जाता, उसके बाद फीडिंग होती है। जैसे भूसा डाला, हरा डाला और दाना डाला, और जो किसी भी कंपनी का फीड खिलाते वो डालते हैं। उसके बाद पीछे मिल्किंग लगती है, मिल्किंग भी चालू हो जाती है, मशीन से लगती है। और उसके बाद फीडिंग हो गई, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद गायों को इसी खुरली में पानी पिला देते, क्योंकि अभी ठंड का सीजन है, भरा हुआ पानी नहीं पिलाते, मोटर का डायरेक्ट पिलाते हैं। हाँ, उसके बाद ये फर्श साफ कर देते हैं जी। उसके बाद शाम को 5:30 बजे तक फ्री, फिर 5 बजे वही फीडिंग मिल्किंग होगी 7 बजे तक, उसके बाद वही डेयरी से फ्री होकर के पानी पिला के। तो लगभग सुबह आपको कितना टाइम लगता है और शाम को कितना टाइम आपको डेली? सुबह ऐसे मेरे को 2 घंटे तो सुबह लगते हैं, 1 घंटे दिन में लगता है समथिंग हरे वरे काटने में, और 2 घंटे शाम को लगता है। मतलब 5 घंटे, 24 घंटे में 5 घंटे लगता है। हाँ, ठीक है। तो इसमें आपको कितने लोग इस फार्म को मैनेज करने के लिए भी लगते हैं, या फिर आप अकेले ही करते हैं ऐसा? अभी तो मतलब साथ में फैमिली भी करवाती है, जैसे हरा वरा कटवाना, और ब्रदर है वो भी हेल्प करवा देता, लेकिन ऐसे फुल टाइम में ही देखता हूँ फार्म को जी। लेकिन हेल्प करवा देते हैं घर वाले। मेरे पास लेबर एवर नहीं है, मैं खुद ही देख रहा हूँ 15 गाय को। घर वाले हेल्प करवा देते हैं। तो यानी कि पूरा फार्म है, जो पूरा जो टाइम है वो आप देखते हैं, बाकी घर वाले फैमिली वाले आपकी हेल्प करवा दे, तो छोटे मोटे काम में हेल्प चाहिए होती है। हाँ। तो अब उसके बाद में आप मेरे को ये बताइए कि जो हरा चारा होता है, हरे चारे में आप सीजनल में क्या क्या देते हैं, कौन सी सीजन में कौन सा हरा चारा देते हैं, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। हरे चारे में ऐसे है, मेरे पास 5 बीघे का नेपियर है, मेरे पास 5 वेराइटी लगी हुई है। रेड नेपियर है, सुपर नेपियर है, सिंपल नेपियर भी है, जिसके बाद ताइवान ज्वाइंट किंग भी है, और अमेरिकन भी है। तो मैं ये नेपियर ही 12 महीने एक जैसा ही हरा खिलाता हूँ। क्योंकि मेरे को पहले बहुत प्रॉब्लम फेस हुई, जैसे अभी सीजन है बरसिंग का। अब बरसिंग क्या रहता है, ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें पानी रहता है। तो गाय को ज्यादा बरसिंग भी खिला दे, कम भी खिलाएं तो निमोनिया की, क्योंकि ऐसे ही ठंड है और गाय के अंदर सीध बनती है। तो इसीलिए हमने नेपियर का चुनाव किया। हमने 5 बीघे का नेपियर ही बो रखा है, उसी को 12 महीने उसी को चलाते हैं। हाँ। तो हरे चारे में सिर्फ आपका नेपियर हो गया, 12 महीने नेपियर चलता है। हाँ। तो आपको डेली कितनी, मतलब जो हरा चारा है वो आपको रिक्वायरमेंट होती है डेली की? जैसे वो एक बना हुआ है मेजरमेंट कि इस हिसाब से उस हिसाब से कटिंग चलती रहती है। हाँ। नहीं तो जैसे एक गाय को अगर हम देखें डेली का, एक गाय को समथिंग एक टाइम में 15 से 16 किलो हरा चारा जाता है, जिसके बाद 4 किलो के समथिंग भूसा जाता है, और मिल्किंग के हिसाब से फीड किया जाता है फिर। हाँ। तो फिर जैसे अगर सूखे चारे के भूसे के बारे में आपने बताया, तो भूसा आप कौन सा डालते हैं? गेहूं का भूसा खिलाते हैं हम, ओनली गेहूं का ही 12 महीने। हाँ, ठीक है। तो फिर इतना आप जो मतलब जैसे आपने हरे चारे के बारे में तो बताया कि हरा चारा आपका 5 बीघे में लगा हुआ है। हाँ। लेकिन जो सूखा चारा है वो आप कैसे मैनेज करते हैं? पूरे साल भर चाहिए होगा तो नहीं, जैसे सूखे का, जैसे अभी गेहूं लगी हुई है तो क्या है, अपने पास जमीन है तो उसी को हम मशीनरी से कटवा के उसी का भूसा बनवाते और उसको स्टोर करते गर्मी के। 30 बीघे का भूसा स्टोर करना पड़ता है, जब 15 गायों का 12 महीने का खर्चा चलता है भूसे से। और हरा चारा है, मतलब नेपियर से ये है, अभी इस सीजन में तो थोड़ा नेपियर कम चलता है, लेकिन गर्मी और बारिश में बहुत तेज चलता है, तो मतलब सूखा कम खिलाना पड़ता। और एक नेपियर की ये भी खासियत है, कभी आपके पास नेपियर है तो उसमें यह रहता है कि आप कभी भूसा नहीं भी देते हो तो उसमें फाइबर और ड्राई इंटेक फुल है, तो आप उसको भी खिला सकते हो, उससे गाय को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी आप भूसा भी नहीं दे रहे हो तो उस समय हमारा हरा बढ़ जाता है, तो भूसे की क्वांटिटी कम हो जाती, इधर हरे की बढ़ जाती। अभी भूसे की ज्यादा चल रही है इस कारण। तो अभी जैसे कांस्टेंट फीड की बात करें तो कांस्टेंट फीड की हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है? वो आपको जैसे कोई 10 लीटर मिल्क दे रही है, कोई 15 लीटर पे है, तो अलग अलग कहें कि अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसको फीड भी उस हिसाब से देना है। तो कांस्टेंट फीड आपको कितना लगता है, कौन सा देते, वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। जैसे कांस्टेंट फीड, जैसे एक मेरे पास अब जैसे ये 24 लीटर दूध देती है, अब मैं इसी का बता देता हूँ आपको। मेरे को इसको एक टाइम में 6 किलो फीड देना पड़ेगा। अच्छा। अब इसमें तो किसी भी कंपनी का हम 1.5 किलो तो इसको पेलेट फॉर्म में देते हैं। अच्छा। जिसके बाद आधा किलो इसको देते हैं हम सरसों की खली, जिससे कि अभी ठंड का मौसम है, ये थोड़ा सा हम जो फीडिंग का सिस्टम है ये मौसम के हिसाब से चेंज करते हैं, सीजन चेंज होगी उस हिसाब से देना, उस हिसाब से। तो इसमें हम सरसों की खल ऐड कर देते हैं आधा किलो। ठीक है। वो फैट परसेंटेज बढ़ाने के लिए आधा किलो बिनोला खल देते हैं। और जिसके बाद जो 2.5 किलो बच रहा उसको हम जैसे मक्का हो गई, चना चूरी हो गई, इन सब का मिक्सचर वो देते हैं। चूरी वो भी भिगा के देते, गीला करके, और जो पेलेट है वो सूखा
का देते हैं। तो जैसे आपने भिगोने के बारे में बताया, तो जैसे आप इस चूरी को भिगोते हैं, वो भी आप मेरे को थोड़ा समझाइए, कब भिगोते हैं, कितने टाइम तक उसको भिगोना चाहिए? जैसे अब 5:30 बजे फीडिंग होगी तो उसको 4 घंटे पहले हम भिगोते हैं, मतलब 4 घंटे तक गलाते उसको कि अनाज अच्छे से गल जाए। उसके बाद 4 घंटे बाद उसको डालते हैं जब फीडिंग का टाइम होता है उस समय। तो अब फीडिंग का भी मेरे को आप थोड़ा सिस्टम बताइए कि जैसे आप फीडिंग करते हैं, शाम को आप फीडिंग करेंगे, तो शाम के टाइम पे फीडिंग का क्या सिस्टम रहेगा? मतलब सूखा, हरा, जो भी फीड है, कांस्टेंट फीड, वो सारी चीजें कैसे मिक्स करते हैं, उसका क्या सिस्टम रहता है? मिक्स वाला तो देखो कोई झंझट ही नहीं है, पहले मैंने करके देखा, ये हाथ से मिलाना, वो करना, वो सब बंद है। सिर्फ जैसे अभी ये टंकी में पानी है, अब इसको है ना, जैसे एक बार और 4 बजे गाय पानी पी लेगी, उसके बाद इसको निकाल देंगे, उधर नल लगे हुए हैं। उसके बाद जैसे कूटी होगी, हरा डाला, उसके ऊपर गेहूं का भूसा डाला, ठीक है, वो उसके ऊपर बस डायरेक्ट जो दाना रहता है ना वो डायरेक्ट डालते, कोई मिक्स फिक्स करने का काम नहीं, क्योंकि जाना पेट के अंदर ही है, कैसे जाए। और उसमें क्या है कि जैसे हाथ से मिलाओ तो टाइम वेस्ट होता है, और जाना तो इसीलिए हम कोई मिलाने वाला जो भी देना है गाय को डायरेक्ट देते हैं, कुछ मिलाते नहीं है। हरा डाल दिया, उसके ऊपर भूसा डाल दिया, उसके ऊपर फीड डाल दिया, बस इसके अलावा। ये तो फीडिंग का आपका सिस्टम। फिर मिल्किंग का क्या सिस्टम रहता है? जैसे मिल्किंग आप करते हैं, तो उसका जैसे पहले फीडिंग हुई, फीडिंग के साथ ही आपकी मिल्किंग होती है। हाँ, मिल्किंग के बारे में भी आप मेरे को थोड़ा समझाइए। मिल्किंग के साथ जैसे क्या है, जैसे ब्रदर रहता है जी, तो जैसे एक फीडिंग भी करता रहता है, मशीन भी लग गई, क्योंकि हम कोई मिल्किंग मशीन से मिल्किंग होती है, हम कोई गाय के पास बैठते नहीं है, घूमते फिरते ही पूरा काम हो जाता है। कोई एक गाय के पास बैठ के दूध नहीं लगाते, इस गाय का दूध लगा, इसमें मशीन लगा दी, इसका लगा, इसमें लगा दी, तो और वो रोटेशन चलता रहता है। पहले फीडिंग कर देते हैं, उसके बाद दाना डलता, उसी के साथ मिल्किंग चालू हो जाती, तो सब काम एक साथ ही हो जाते हैं, मतलब। हाँ, तो अभी जैसे आपने बताया था कि जब मिल्किंग होती है तो उसके मिल्किंग होने के बाद में 2 घंटे तक गाय को खड़ा रखना होता है, ठीक, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी है कि अगर गाय 2 घंटा अगर मतलब खड़ी रहेगी मिल्किंग के बाद में तो उसका बेनिफिट होता है, तो वो भी आप थोड़ा सा मतलब डिटेल उसमें। जैसे गाय 2 घंटे तक आपकी खड़ी रहेगी तो सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये रहेगा आपको, एक तो गाय को आपको मास्टाइटिस, एचएफ गाय में जानलेवा बीमारी है, मतलब एक बार गाय को मास्टाइटिस होने लग गया तो आप कोई से 4th जनरेशन तक के भी इंजेक्शन लगाओगे तो ठीक नहीं होगी गाय, क्योंकि हमने ये चीज़ फेस की है। पहले हम ये डेयरी नहीं थी, पुरानी थी, उसमें ऐसे बनती थी। तो इसमें ये रहता है कि जैसे हम फीडिंग करते हैं तो उसी 2 घंटे हो जाते हैं उसी टाइम में, जब तक की गाय की मिल्किंग होगी, क्योंकि एक गाय की मिल्किंग होती 3 बकेट चलते हैं, तो इसमें गाय 2 घंटे तक खड़ी रहेगी, तो एक तो आपको मास्टाइटिस का खतरा पूरा खत्म हो जाएगा, और आपकी गाय जब तक खा भी लेगी पूरा और पानी वानी पी के सब कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, तो ये चीज़ रहेगा उसमें। और उसका ये भी बहुत बेनिफिट देखा मैंने कि जब से मैंने ये हैंडलॉक के यूज़ करें, मेरे को मतलब 100 में से 10% मास्टाइटिस के केस नज़र आए होंगे, 10%। ओके, वो भी किसी बीमारी में, नहीं तो ऐसे नहीं होता। हमने तो पहले तो प्रॉब्लम बहुत थी। ओके, तो अब जैसे आपने बीमारियों के बारे में बताया, तो एक बीमारियों के बारे में भी आप बताइए कि मतलब डेयरी फार्म में आपको मेजर कौन सी डिजीज़ देखने को मिलती है जो सबसे ज़्यादा आती है, फिर ऐसी कौन कौन सी और सारी जो भी डिजीज़ हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को समझिए। नहीं, देखो इसमें तो ऐसा है, देखो बीमारियां तो इतनी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता जी, बस आपको सिम्टम्स पकड़ना है कि आपकी गाय को हो क्या रहा है। और सबसे पहले तो आपको कभी डेयरी कर रहे हो तो डॉक्टर खुद को ही बनना पड़ेगा, नहीं तो आप ये मानो कि डॉक्टर को पैसे दे दे के बर्बाद हो जाओगे। मतलब उनकी फीस, एक बार यहाँ आ गए, गाय से टच कर दिया, 500 रुपये चाहिए, फाइनल है ही सही। मतलब तो ये चीज़ है कि इसमें ये रहता है कि अब जैसे मेरी डेयरी में सिर्फ सीमेन करने डॉक्टर आता, पूरा ट्रीटमेंट, बोटल वोटल मास्टाइटिस ट्रीटमेंट सब मैं ही करता हूँ। ठीक है। तो इसमें ये रहता है कि जैसे गाय में बीमारी आने का एक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है गाय का, तो टेम्परेचर आपने टाइम से नहीं देखा तो उसमें भी गाय सही नहीं होती, फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एक वो सीजन के हिसाब से बीमारी आती है। मैं सिर्फ मेजर डिजीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं डेयरी फार्मर को। एक तो इसमें सबसे ज्यादा मेजर दिक्कत आती रिपीटर ब्रीडिंग। अच्छा। रिपीट ब्रीडिंग बहुत ही प्रॉब्लम है जी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है क्योंकि हम अच्छा मिनरल यूज करते हैं इसके लिए। रिपीट एक मास्टाइटिस हो गया जिसके बाद गाय को बुखार आना, गाय का बुखार नहीं टूटना, ये 2-3 चीजें, और तो नहीं आती कोई दिक्कत, इतनी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक, तो अब जैसे डिजीज के बारे में आप उसके बाद में थोड़ा सा फार्म क्लीनिंग के बारे में बताइए कि क्लीनिंग आप कैसे करते हैं, क्लीनिंग का क्या आपका सिस्टम रहता है, वो भी थोड़ा सा। क्लीनिंग का ऐसा रहता है जैसे अभी ठंड
ठंड का समय है तो हम सिर्फ अभी वॉशिंग सिर्फ सुबह ही करते हैं। ओके। हाँ, मतलब सुबह के समय साफ करते हैं, शाम को साफ नहीं करते हैं। तो उसको मतलब पूरा पावड़े से गोबर भी हटा देते हैं और जो पानी वानी रहता है सब बाहर कर देते हैं, क्योंकि ठंड का समय है, गाय को ठंड लगने की समस्या आ सकती है। इसीलिए हम अभी एक टाइम कर रहे हैं, सीजन के हिसाब से चलता है, जिस हिसाब का सीजन उस हिसाब से साफ सफाई चलती है। ओके। फिर उसके बाद में एक चीज ये भी बताइए, जब आप ब्रीडिंग करते हैं या फिर जैसे अपने को अपना फार्म चलाना है तो रेगुलर अपनी ही ब्रीडिंग करनी पड़ेगी ताकि लंबे टाइम तक अपन चला सके। तो आप ब्रीडिंग करते हैं तो उसमें क्या सावधानी रखते हैं, या फिर जब गाय को प्रेग्नेंट करवाते हैं वो हीट पे होती है तो उस टाइम पे आप कैसे मतलब ये करते हैं, उसके बारे में मेरे को थोड़ा समझ। जैसे इसमें जैसे गाय आपकी जैसे जनती है उसके हमारे यहाँ तो 1 महीने में हिट पे आ जाती है, तो हम फर्स्ट हिट में तो ये करते हैं, गाय को डायरेक्ट सीमेंट नहीं डलवाते। अच्छा। जैसे फर्स्ट हिट में सबसे पहले हम नॉर्मल दवाई डलवाते हैं गाय को कि जो उसके अंदर बायोमेट्रा है कुछ भी इन्फेक्शन थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट हिट पे हम उसमें पहले हम चयन करते हैं कि कौन सा सीमेंट डलवाना, फिर हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि ये सीमेंट चाहिए अपने को, फिर वो अरेंज करता है। फिर नेक्स्ट हिट पे जैसे गाय हिट पे आई उसके 24 से 48 घंटे बाद हम सीमेंट करवाते हैं गाय को। उसको भी फिर 2 घंटे बैठने नहीं देते। उसमें ये रहता है कि गाय बैठ जाए तो आपका सीमेंट बाहर ही आ जाएगा, तो वो चीज़ भी है और ये सीमेंट के चयन इस हिसाब से करते हैं। ओके। तो अब जैसे उसके बाद में एक चीज़ और आती है कि जब हमारी गाय प्रेग्नेंट होती है, जब उसकी डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे आप उसका क्या मैनेजमेंट रखते हैं वो भी थोड़ा सा समझिए। देखो, गाय का मैनेजमेंट डिलीवरी टाइम ये रहता है, आपको जैसे आपकी गाय 8 महीने की प्रेग्नेंट है तो आपको गाय जन्ने के बाद तो वो अपने आप संभल जाएगी, लेकिन आपको उसका दूध लेना है तो आपको 8वें महीने से उसकी फीडिंग करना पड़ेगा जब दूध देगी। जैसे आपकी गाय आपने सोचा कि जन लेगी उसके बाद अपन फीडिंग करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ना दूध देगी, भले आप बाल्टी क्या आप पूरी बोरी रख दो जब भी दूध नहीं देगी। तो उसमें ये रहता है कि जैसे आपको ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा गाय को, अच्छा ट्रांजेक्शन जैसे घर का भी बना सकते हो आप, मक्का ज्वार बाजरा ये सब मिक्स करके समथिंग गाय की कैपेसिटी के हिसाब से आपको 1 महीने पहले से खिलाना पड़ेगा, ना तो आपको जड़ की दिक्कत आएगी और आपकी गाय दूध भी करेगी। मतलब ट्रांजेक्शन गाय का सही रहेगा तो आपको किसी भी चीज का सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आप मतलब आप सोचो कि जन्ने के बाद करें तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है उसको। हाँ। एक जैसे आपने एक चीज बताई थी गाय के रिपीट होने की, ये भी काफी ज्यादा समस्या आती है, तो वो क्यों आती है, या फिर अगर कोई किसान चाहता है उस चीज से निपटना तो वो उसका कैसे ये कर सकते हैं? वो देखो, रिपीट ब्रीडिंग का ऐसा सिस्टम है, या तो आपकी फीडिंग में कमी है, आप बैलेंसिंग फीड नहीं दे रहे। एक तो गाय को जो चाहिए, जैसे सबसे ज्यादा HF गाय में दिक्कत है फॉस्फोरस और कैल्शियम। दूध में कैल्शियम निकलता है और गाय के अंदर फॉस्फोरस की कमी होगी तो आपकी गाय मानेगी नहीं। मतलब आपको उसको अदर इंटेक से उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि जैसे DCP आता है, DCP देते हैं हम, CP देते हैं, डाई कैल्शियम फास्फेट, तो इससे गाय आपकी लंबे समय तक दूध भी देगी, गाय रिपीट भी होगी। हमारे साथ भी आया था ये प्रॉब्लम, पर हमने फिर उस चीज का पता किया कि क्या चीज है। फिर हमने जो हमारी ऐसी गाय है जो बार बार रिपीट हो रही थी, वो आज हमारे पास 2 बार बच्चा दे चुकी है। मतलब अब हमारे यहाँ पे ये दिक्कत नहीं है कि हमारी गाय बार बार रिपीट हो रही है। तो उसके लिए आपको बैलेंसिंग फीड, अच्छा मिनरल, DCP CP मतलब हर चीज देना पड़ेगा। आप सोचो कि दूध से पैसा कमा ले और गाय को कुछ नहीं खिलाए, नॉर्मल दे दे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको गाय को 50% तो खिलाना ही पड़ेगा जब भी आपकी डेयरी रन होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। अब हम आते हैं मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। तो आपका जो डेली का प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है? जैसे मेरा डेली का 200 लीटर का प्रोडक्शन है अभी। इसमें मेरे पास 15 गाय है, जिसमें अभी 3 गाय काविंग में हैं अभी, जैसे 1-1.5 महीने के, और सब गाय प्रेग्नेंट है 5 महीने 6 महीने 4 महीने इस हिसाब से। तो ये जो 200 लीटर दूध है ये हमेशा मेरे पास रहता, मतलब रोटेशन साइकिल में चलता है। मतलब इसमें गाय जनती भी रहती है, जो गाय मेरे को सेल करना हो सेल भी करता रहता हूँ, कोई सी ऐड करना ऐड भी करता रहता हूँ, मतलब इस रोटेशन में घूमता रहता हूँ। ओके। तो जैसे आपने बताया कि रोटेशन का, ठीक है, मेन चीज फार्म में यही होती है, किसी फार्म को सक्सेसफुली चलाना है तो 12 ही महीने हमें एक जैसा मेंटेन करना होगा कि 12 महीने हमें एक जैसा दूध मिलता रहे। 200 लीटर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन 200 लीटर का एवरेज पूरे साल भर हम मेंटेन करें। तो उसका आप
क्या सिस्टम रखते हैं? उसका ऐसा जैसे हमने रोटेशन बना रखा, जैसे 3 गाय को अभी सीमेंट करवाना है तो हमने ये रोटेशन बनाया हुआ है गाय का कि इधर की 3 गाय जनेगी, जब इधर की 3 गाय ड्राई होगी और उधर की 3 गाय जन लेगी। मतलब रोटेशन सिस्टम ये 3 गाय का दूध छूटेगा, 3 गाय जनेगी और 3 गाय काविंग में चलेगी। मतलब ये सिस्टम है, मतलब रोटेशन वाइज चलता रहता है कि ये दूध हमारे पास सीमित रहे। जैसे कभी दिक्कत आती तो गाय ऐड करना पड़ता है। हाँ ओके, यानी कि अगर दूध कम हो रहा है तो आपको नई गाय भी लानी पड़ेगी फार्म। हाँ, नई गाय या कोई सी ड्राई गाय सेल आउट करो, आपको दूध बढ़ाना है तो कोई सी नई गाय खरीदो। मतलब हाँ, रिप्लेसमेंट चलता रहता है। हाँ ठीक है, ये बात भी होगी। अब जैसे उसका बाद में बात आती है आपका मार्केट कहाँ है, आप सेल कहाँ पे करते हैं? जैसे सेल तो हम डेयरी पे करते हैं, यहीं पे गाड़ी आती है दूध लेने। हाँ, यहीं से ले जाती है दोनों टाइम। ओके हाँ, और आपको मार्केट रेट क्या मिलती है? मार्केट रेट अभी वर्तमान कंडीशन में 38 रुपये लीटर जा रहा है दूध अभी। हाँ, तो आप मतलब जो दूध सेल करते हैं तो उसका क्या सिस्टम होता है? जैसे आपको एवरेज 38 रुपये मिल रहे हैं, हाँ, तो SNF पे जाता है या फिर SNF प्लस फेट? SNF प्लस फेट दोनों पे जाता है। हाँ, रेट उसी से मिलता है जो बनता है। अभी हमारी डेयरी का रेट है 275 TS चल रहा है अभी। अच्छा। और प्लस 1 रुपये कमीशन मिलता है अलग से। ठीक, ये बात हुई। तो इस हिसाब से आपकी जो मंथली सेलिंग होती है मिल्क, वो कितने की सेलिंग हो जाती है? महीने की समथिंग ये मान के 7,000 रुपये के समथिंग का एक दिन का दूध बेच रहे हैं हम। ओके। हाँ, इसमें हमारा खर्चा समथिंग ये मानो 3,3500 बैठ रहा है। इसमें जैसे हमारे पास 7 बछिया की भी केयर चल रही है, ड्राई काऊ का भी चल रहा है, मतलब सभी रोटेशन देखना पड़ता हो तो इसीलिए। ओके, यानी कि मतलब 7,000 का दिन का दूध आपका जाता है तो लगभग 2,10,000 के आसपास का आपका महीने का दूध हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है कॉस्ट की, कि आप इस फार्म को रन कर रहे हैं। इस फार्म को डेली रन करने के लिए आपको कौन कौन सी कॉस्ट लगती है, वो सारी आप मेरे को समझाइए। जैसे सबसे पहले तो फीड का ही लगता है, फीड का ही मेन खर्चा है क्योंकि फीड के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग तो फीड पे आ रही है। अच्छा। हाँ, एक मेन फीड का ही है और तो भूसा घर का ही है, जिसके बाद हरा भी घर का ही है। तो इस चीज़ की तो हम कॉस्टिंग लगाते नहीं है। तो सिर्फ फीडिंग का कॉस्टिंग आती है दिन की समथिंग यही 3,000 रुपये के समथिंग पूरा ऑल ओवर। ओके, 3,000 रुपये के समथिंग। तो अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पानी है, बाकी सारी चीज़ों के अगर हम देखें तो एवरेज लगभग 3500 से 4,000 के आसपास का आपका डेली का खर्चा हो जाता है 7,000 में से। और एवरेज मतलब 50% आपका डेली का प्रॉफिट हो जाता है। हाँ, 50% मार्जिन रहता है। मतलब हर समय यही रहता है कि महीने के 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट अर्न हो जाता है। मतलब सारे खर्चे निकालने के। हाँ, ठीक है पूरा। तो ये तो सारी चीज़ें आपने आपके फार्म के बारे में बता दी, लेकिन एक चीज़ और ये भी आती है कि कई फार्म ऐसे हैं जो स्टार्ट हुए, चले तब अच्छे चले, लेकिन वो बंद हो रहे हैं। हाँ। या फिर कोई फार्मर अपने फार्म से प्रॉफिट नहीं ले पा रहा है, तो वो क्यों होता है? अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या फिर आप ऐसे कोई फार्मर से आप मिले हैं तो वो भी आप थोड़ा सा जानना चाहिए। देखो, ऐसा रहता है, इसमें आप सोचो कि लेबर के भरोसे काम चले तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। आपको खुद को देखना पड़ेगा कौन सी गाय कब कर रही, कोई सी गाय बच्चे बोर्ड भी कर सकती है। तो मतलब जब तक आप खुद ध्यान नहीं दोगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। और इसमें क्या है, थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ रही है। क्या लोग स्टेज बाई स्टेज, सीडी बाई सीडी नहीं चढ़ रहे, एकदम 100 गाय एट की तो फेल होना तय। आपको उसका कुछ मेजरमेंट ही नहीं पता कि क्या है, क्या सिस्टम है। आपने तो जोड़ा कि 10 गाय का 200 लीटर दूध निकलेगा, 200 275 का हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हो। मतलब आपको सीडी बाई सीडी चढ़ोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आप धीरे धीरे करोगे तो मतलब आगे जाओगे, नहीं तो ख़त्म होने में कोई टाइम नहीं लगता। मेरे सामने 7 फार्म बंद हुए हैं, मैंने भी वहाँ से गाय खरीदी है। हाँ, तो ये चीज़ है, उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। फीडिंग का, आपकी गाय दूध निकाल रही है, आपको दूध का रेट मिल रहा है कि नहीं, कि या पता चल रहा है कि पूरा फीड में ही जा रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। वही चीज़। हाँ। तो अब लास्ट में हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कोई ऐसे नए फार्मर हैं जिसने ये वीडियो देखा, या फिर यूट्यूब पे कोई भी और डेयरी फार्मिंग का वीडियो देखा और वो चाहते हैं कि भाई मुझे भी अपना नया फार्म स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग कैसे करें, कैसे करनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो भी आप थोड़ा सा बताइए। स्टार्टिंग देखो, सबसे पहले तो आपको, आप जिस एरिया से हो, आपके लोकल में आप सर्च करो जहाँ फार्म चल रहे हैं, वहाँ पे जाके पहले विजिटिंग करो, हर चीज़ को देखो, कभी आपको चालू करना। और कभी भी
5-10 गाय मत खरीदो, 1 गाय लो, 2 गाय लो, उससे उसको रन करके देखो आपसे आ रहा क्या बच रहा क्या नहीं, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे स्टेज वाइज स्टेज करोगे तो फार्म रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इस चीज में नॉलेज चाहिए। पता चल रहा है आपकी गाय बीमार, आपको यही नहीं पता 3 दिन हो गए बीमार, तो ये चीज का ध्यान रखें। जी। अब लास्ट में आप इतना सा और बताइए कि जैसे हमने तो ये वीडियो बना ली, इस वीडियो में तो आपकी जो डेयरी फार्म है उसका पूरा शेड्यूल आता नहीं है, क्योंकि कितनी भी लंबी वीडियो बना ले लेकिन आपका जो साल भर की जो चीजें हैं वो एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। तो कोई भी फार्मर आपसे नॉलेज लेना चाहता है या फिर आपके जो फार्म के जो डेली शेड्यूल है या फिर जो डेली अपडेट्स होते हैं वो अगर देखना चाहे तो वो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर कैसे इन चीजों को देख सकते हैं? ऐसे क्या है, हमारा खुद का भी यूट्यूब चैनल है जिसपे हम रोज वीडियो अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स भी करते हैं, लॉन्ग भी करते हैं, रोज अपडेट देते हैं। चैनल का नाम है, आप लिंक में मिल जाएगा आपको लिंक उसका, और प्रदीप डेयरी फार्म MP के नाम से चैनल है। शॉर्ट्स भी डलते हैं रोज और लॉन्ग वीडियो 2 दिन में 1 दिन डलता है, उस पर आप रोज के अपडेट मिल जाएंगे, आपको रोज डालते हैं हम कि फार्म पे क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आपको उस चैनल पे पूरी मिल जाएगी। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं और सर का जो डेयरी फार्म है वो किस तरीके से चल रहा है। तो सर आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी डेयरी फार्मिंग के बारे में कि कैसे वो कर सकते हैं, और उसके लिए आपने जो हमारे किसान भाइयों के लिए जो टाइम निकाला उसके लिए हमारी तरफ से और हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं और डेयरी सक्सेसफुल एक डेयरी फार्म कैसे चला सकते हैं। सर ने अपना जो एक्सपीरियंस था वो सारा शेयर किया। इसके अलावा भी आप अगर इनसे ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और पूरे जो फार्म है उसके डेली अपडेट्स देख सकते हैं। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।